प्यारे बच्चों, बीएसईबी बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 10 वृत्त यानी कि सर्कल्स की प्रश्नावली 10.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 10.2 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। मान लेते हैं कि PQ एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। और हमें प्रश्न में दे रखा है दोस्तों PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। कैसे? एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है। तो एक बिंदु Q है, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर, यानी कि PQ हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इस बिंदु Q की केंद्र O से दूरी कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि OQ हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे बना लिया OQ 25 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या। तो OP भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या ही है, तो हम OP को ज्ञात कर लेंगे, तो वृत्त की त्रिज्या हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों, प्रमेय 10.1 के वीडियो में हमने पढ़ा था, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर देखिए PQ जो है स्पर्श रेखा है, P जो है स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या होगा कि जो बिंदु P है यानी कि स्पर्श बिंदु जो है, इससे जाने वाली जो त्रिज्या होगी यानी कि OP जो है वो स्पर्श रेखा यानी कि PQ पर लंब होगी, ठीक है। तो OP लंब होगा PQ पर, OP और PQ आपस में लंब होंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया OP लंब होगा PQ पर। तो इसका मतलब क्या होगा? त्रिभुज OPQ, ये जो हरा वाला त्रिभुज है हमने दिखाया यहाँ पर, त्रिभुज OPQ, ये क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब तो बहुत ही आसान है। समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ये जो हरा वाला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज OPQ, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है। तो लंब यहाँ पर है OP, ठीक है, तो हमने लिख दिया OP का वर्ग, ठीक है। लंब OP है। आधार क्या है यहाँ पर? PQ, तो धन PQ का वर्ग बराबर कर्ण क्या है? 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि OQ बराबर OQ का वर्ग। अब हमने क्या किया? OP का वर्ग तो बाईं तरफ ही रहने दिया, क्योंकि ये त्रिज्या हमें निकालनी है OP, ठीक है। और ये जो PQ का वर्ग है उसको दाईं तरफ ले गए तो ये ऋण का PQ का वर्ग हो जाएगा। तो हमें मिलेगा OP का वर्ग बराबर, दाईं तरफ OQ का वर्ग पहले से ही है और ये PQ का वर्ग आ गया दाईं तरफ, तो ऋण का PQ का वर्ग आ गया, ठीक है। तो OP का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? OQ का वर्ग, ठीक है। OQ कितना दे रखा है हमें? 25, ठीक है। तो OQ का वर्ग की जगह रख देंगे हम 25 का वर्ग, मतलब OQ की जगह रख देंगे 25, तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। PQ कितना है? 24, तो PQ की जगह रख देंगे 24, तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग, क्योंकि ये PQ का वर्ग है। अब OP का वर्ग बराबर 25 का वर्ग होता है दोस्तों 25 गुणा 25 यानी कि 625, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 24 का वर्ग होता है दोस्तों 24 गुणा 24 यानी कि 576। अब OP का वर्ग आ जाएगा दोस्तों हमारा 625 में से 576 को घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो OP का वर्ग कितना हो जाएगा? OP, ठीक है। और 49 का वर्गमूल होता है अंडर रूट होता है 7, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा OP बराबर 7 सेंटीमीटर। OP क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। OP वृत्त की त्रिज्या है, तो हम कह सकते हैं अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कौन से विकल्प में 7 सेंटीमीटर है? विकल्प ए में है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा विकल्प ए जो है वो सही होगा, तो हम कह सकते हैं कि अतः विकल्प ए सही है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, विकल्प ए सही है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न दो में दोस्तों हमसे कहा गया है, आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है, तो कोण PTQ किसके बराबर है? ठीक है, हमें चार विकल्प दिए गए हैं, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री या 90 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों ये जो TP है और TQ है ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है।
और हमें कोण POQ दे रखा है 110 डिग्री का। तो हमें निकालना क्या है, कोण PTQ, ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। हमें दिया गया है कोण POQ बराबर 110 डिग्री, वो लिख लिया हमने। और हमें दिया गया है कि TPTQ केंद्रों वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये हमें दिया गया प्रश्न में। दोस्तों हम जानते हैं प्रमेय 10.1 में हमने पढ़ा है कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर देखिए OP त्रिज्या है, तो ये लंब होगी किस पे, PT पे। ठीक है, तो हमने लिख दिया OP लंब होगा PT पे। OP त्रिज्या है तो वो स्पर्श रेखा PT कह लें या TP कह लें, उस पर लंब होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है ये वाला जो कोण P है ये 90 डिग्री का होगा। तो हमने लिख दिया कोण P बराबर 90 डिग्री। उसी प्रकार आप देखिए OQ भी त्रिज्या है, जो कि स्पर्श रेखा जो है TQ कह लें या QT कह लें, उस पर जो है लंब होगी। ठीक है, कहाँ से, प्रमेय 10.1 से, क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो OQ लंब होगा QT पर, तो हमने लिख दिया OQ लंब होगा QT पर। OQ अगर QT पर लंब है तो ये जो कोण Q है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमने लिख दिया कोण Q बराबर 90 डिग्री। अब दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी ये जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है POQT, ठीक है, इसके भी चारों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो कोण T, ठीक है, धन कोण P, धन कोण O, धन कोण Q, ये चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, कोण T हमें पता नहीं है, कोण P कितना निकाला था हमने, 90 डिग्री, ये वाला कोण P, तो लिख दिया 90 डिग्री। धन कोण O, कोण O ये वाला कोण है, कोण POQ, ये कितना दे रखा हमें, 110 डिग्री, तो हमने लिख दिया 110 डिग्री। धन कोण Q, कोण Q हमने निकाला था 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, तो हमने लिख दिया 90 डिग्री बराबर है 360 डिग्री के। तो कोण T को तो कोण T लिखा धन, 90 धन 110 हो जाएगा 200, 200 धन 90 हो जाएगा 290, तो लिख दिया 290 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब कोण T बराबर 360 डिग्री है दाईं तरफ, और ये 290 डिग्री दाईं तरफ जाएगा तो ऋण के 290 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 360 डिग्री में से 290 डिग्री को घटाएंगे तो बचेगा 70 डिग्री। तो कोण T आ गया हमारा 70 डिग्री। कोण T ही क्या हमारा, कोण PTQ है जो कि हमें निकालना है। तो कोण PTQ कितना आ गया हमारा, 70 डिग्री। अब हम देखते हैं कौन से विकल्प में 70 डिग्री है, ए में नहीं है, बी में है 70 डिग्री। ठीक है, तो बी विकल्प में है 70 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः विकल्प बी सही है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, 70 डिग्री, या हम कह दें विकल्प बी, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर होगा 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 80 डिग्री के। तो दोस्तों प्रश्न में दिया गया है हमें O केंद्र वाला एक वृत्त है, तो हमने एक O केंद्र वाला एक वृत्त बना लिया। और क्या दिया गया हमें प्रश्न में, वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो एक बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा है PA, वो बना ली हमने, और दूसरी स्पर्श रेखा है PB, वो बना ली हमने। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और हमें दिया गया है कि PA और PB जो स्पर्श रेखाएं हैं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। तो ये जो कोण है, ये वाला कोण BPA, ठीक है, कोण BPA ये कितने डिग्री का दे रखा है हमें, 80 डिग्री का। दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हैं, तो कोण BPA हो गया हमारा 80 डिग्री का। ठीक है, अब कुछ रचना कर लेते हैं छोटी सी। OP को मिला दीजिए, OA को मिला दीजिए और OB को मिला दीजिए। तो पहले OP को मिला दिया हमने, बिछड़े हुए भाई बचपन के, फिर OA को मिला दिया और फिर OB को मिला दिया। ठीक है, अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि कौन POA बराबर होगा, तो कौन POA कौन सा कौन होगा, ये वाला कौन, तो हमें ये वाला कौन निकालना है, कौन POA। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। दोस्तों हम जानते हैं, हमने प्रमेय 10.1 के वीडियो में सिद्ध किया था कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, OA जो है वो एक त्रिज्या है, ठीक है, और PA एक स्पर्श रेखा है। तो OA लंब होगी PA पर, तो हमने लिख दिया OA लंब होगी PA पर। तो ये जो है कोण होगा हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा कोण A। तो हमने यहाँ लिख दिया कोण A बराबर 90 डिग्री। उसी प्रकार दूसरी त्रिज्या OB, ये स्पर्श रेखा PB पर लंब होगी, तो हमने लिख दिया OB लंब होगा स्पर्श रेखा PB पर। कहाँ से, यहीं से। तो हमारा जो प्रमेय 10.1 है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इधर से OB लंब हो गया PB पर, तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है ए ओ बी पी, ये एक चतुर्भुज है, तो इसके चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो कोण ए ओ बी, ये वाला जो कोण है, कोण ए ओ बी, ठीक है, ये वाला जो कोण है, धन कोण बी, धन कोण बीपीए, धन कोण ए, ये चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, वो लिख दिया हमने। कोण ए ओ बी हमें पता नहीं है, ठीक है, तो कोण ए ओ बी को कोण ए ओ बी लिखा। कोण बी कितना है, 90 डिग्री का है, यहाँ पर भी निकाला था 90 डिग्री, तो लिख दिया 90 डिग्री। धन कोण बीपीए, कोण बीपीए कितना है, 80 डिग्री, यहाँ पे भी देख सकते हैं 80 डिग्री कोण बीपीए, ठीक है, तो कोण बीपीए की जगह रख दिया 80 डिग्री। धन कोण ए कितना है, 90 डिग्री का, यहाँ पर भी देख सकते हैं 90 डिग्री का, तो लिख दिया 90 डिग्री, बराबर है 360 डिग्री। फिर कोण एओबी धन, अब देखो 90 और 80 होते हैं 170, 170 और 90 होते हैं 260, तो हमने लिख दिया धन 260 डिग्री, बराबर है 360 डिग्री के। कोण एओबी बराबर, दाईं तरफ 360 डिग्री है और ये 260 डिग्री भी दाईं तरफ हो गया, चला गया, तो ऋण के 260 डिग्री हो गए। तो कोण एओबी बराबर आ गया हमारा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। अब 360 डिग्री में से 260 डिग्री घटाएंगे तो हमें मिलेगा 100 डिग्री। तो कोण एओबी मिल गया हमें यहाँ पर अभी 100 डिग्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज ओएपी, ठीक है, ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है लाल रंग से दिखाया हमने, समकोण त्रिभुज ओएपी और समकोण त्रिभुज ओबीपी में, नीचे वाला जो त्रिभुज है नीले रंग से दिखाया है समकोण त्रिभुज ओबीपी में। ध्यान दीजिए, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए और कोण बी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों समकोण है, दोनों 90 डिग्री के कोण है, ठीक है, अभी हमने निकाला था, तो कोण ए बराबर कोण बी हो गया। और ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी तो होगा ही होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। फिर ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए और ओ बी आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप दोस्तों, कोण ए बराबर कोण बी, दोनों समकोण है, यानी कि राइट एंगल है, तो आर लिख दिया हमने, ठीक है। फिर 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा ओपी है, और 90 डिग्री का कोण कोण बी की भी सम्मुख भुजा भी ओपी है, तो ओपी क्या होगा हमारा, ओपी होगा कर्ण, ठीक है, कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, तो एच लिख दिया उसके लिए। और फिर एक अन्य भुजा कर्ण के अलावा ओ ए और ओ बी आपस में बराबर है, ठीक है, तो अन्य भुजा बराबर है तो एस लिख दिया साइड के लिए। तो आर एच एस के नियम से ये दोनों त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, तो हमने लिख दिया त्रिभुज एओपी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीओपी के, ठीक है, किस नियम से, आरएचएस के नियम से, आरएचएस के सर्वांग समता के नियम से। इसके बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप यदि चाहें तो हमारे कक्षा 9 के व्रत के अध्याय 10 के वीडियो अवश्य देख सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि क्रम क्या होगा सर्वांग समता का। तो क्रम के लिए क्या होता है, आरएचएस के नियम में हम क्या करते हैं, जो कोण ए होता है, कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, उसको पहले लिख दिया दोनों में, ठीक है। फिर जो हमारा कर्ण होता है उसको लिख देते हैं, तो कौन ए लिख दिया, कर्ण ओपी लिख दिया, तो ए ओपी। दाईं तरफ क्या होगा, कर्ण कौन बी लिख दिया, समकोण वाला बी लिख दिया। फिर हमने लिख दिया कर्ण ओपी, ठीक है। अब कर्ण में ध्यान देना होता है कि दोनों एक ही दिशा में हो, ओपी हो ओपी हो, पीओ, या तो दोनों में पीओ लिखेंगे या दोनों में ओपी लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे दोनों में ओपी लिख दिया। तो त्रिभुज एओपी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीओपी के, ठीक है, आरएचएस के नियम से, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब दोस्तों अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं, जैसे अंग्रेजी में हम लिखते हैं सीपीसीटी। तो सीपीसीटी के नियम से यहाँ पर संगत कोण भी बराबर होंगे, तो कोण एओपी बराबर होगा कोण बीओपी के, ठीक है, इसी क्रम में है एओपी और बीओपी, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोण एओपी बराबर होगा कोण बीओपी से। अब यहाँ पे देख लेते हैं आकृति में, ये है कोण एओपी, ठीक है, जो कि हमें ज्ञात भी करना है, ठीक है, जैसे पीओए बोल दें या एओपी, ठीक है, तो कोण एओपी बराबर होगा किसके, कोण बीओपी से। तो कोण बीओपी कौन सा है, ये वाला कोण, कोण बीओपी, ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, कैसे, सीपीसीटी के नियम से, क्योंकि त्रिभुज एओपी सर्वांग में त्रिभुज बीओपी के, ठीक है, तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, तो ये बराबर हो गए। अब दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले निकाला था कोण एओबी बराबर 100 डिग्री, कोण एओबी ये वाला कोण 100 डिग्री का निकाला था हमने। अब दोस्तों कोण एओबी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण एओपी धन कोण बीओपी, कैसे, देखिए, ये कोण एओपी है और इसमें ये वाला कोण जोड़ दें कोण बीओपी, ठीक है, तो ये बन जाएगा कोण एओबी, ठीक है, तो कोण एओबी को लिख दिया हमने कोण एओपी धन कोण बीओपी, बराबर किसके, 100 डिग्री के। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, कोण बीओपी किसके बराबर आया था, कोण एओपी के, तो ये जो कोण बीओपी है इसकी जगह लिख देंगे कोण एओपी।
तो देखिए कोण एओपी को तो कोण एओपी लिखा, धन का चिन्ह लगाया, ठीक है। फिर ये कोण बीओपी जो है इसकी जगह लिख देंगे कोण एओपी, तो कोण बीओपी की जगह लिख दिया कोण एओपी, क्योंकि ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, कोण एओपी और बीओपी बराबर है, बराबर लिख दिया हमने 100 डिग्री। अब कोण एओपी धन कोण एओपी हो जाएगा 2 गुणा कोण एओपी बराबर है 100 डिग्री के, ठीक है। अब 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो कोण एओपी बराबर हो जाएगा 100 डिग्री बटा 2। कोण एओपी आ गया दोस्तों हमारा 100 डिग्री बटा 2। 100 डिग्री में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 50 डिग्री, तो कोण एओपी मिल गया हमें 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण एओपी कह लें या इसको कोण पीओए कह लें, एक ही बात है, कोण तो यही है, ठीक है। तो कोण एओपी बराबर 50 डिग्री है, तो वही है कोण पीओए भी, तो कोण पीओए बराबर आ गया हमारा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कोण हमारा कितना डिग्री का आ गया, 50 डिग्री का। और दोस्तों हमें प्रश्न में क्या निकालना था, कोण पीओए ही निकालना था, तो कोण पीओए हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। अब देखते हैं कौन से विकल्प में जो है 50 डिग्री मिल रहा है हमको, विकल्प ए में मिल रहा है, ठीक है। विकल्प ए में हमें 50 डिग्री मिल रहा है, तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः विकल्प ए सही है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, विकल्प ए, अर्थात कोण पीओए बराबर 50 डिग्री। प्रश्न 4 में दोस्तों हमसे कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। हम मान लेते हैं कि एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है, तो एक ओ केंद्र वाला वृत्त बना लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि ए बी जो है उसका व्यास है, तो ए बी एक व्यास खींच दिया हमने जो केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। पी क्यू और आर एस व्यास ए बी के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो पहले तो हमने पी क्यू को खींच दिया, ठीक है, जो बिंदु ए से होकर जाती है, ठीक है। पी क्यू एक स्पर्श रेखा हो गई जो स्पर्श बिंदु ए से होकर जाती है। फिर दूसरी स्पर्श रेखा हमने खींच दी है आर एस, जो कि बिंदु स्पर्श बिंदु बी से होकर जाती है, और ए बी व्यास है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। दोस्तों हम जानते हैं प्रमेय 10.1 की वीडियो में हमने सिद्ध किया था, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी अगर व्यास है तो ओ ए त्रिज्या होगा और ओ बी भी त्रिज्या होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी क्या है, व्यास है। तो दोस्तों ओ ए लंब होगा पी क्यू पर, क्यों, क्योंकि देखो ओ ए त्रिज्या है और पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, और त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो हमने लिख दिया ओ ए लंब होगा पी क्यू पर, ठीक है। ओ ए त्रिज्या लंब होगा स्पर्श रेखा पी क्यू पर, तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिए, ओ बी त्रिज्या है और आर एस स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ओ बी लंब होगा आर एस पर, तो हमने लिख दिया ओ बी लंब होगा आर एस पर। अगर ओ बी आर एस पर लंब है तो ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये कोण 90 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि ओ बी आर एस पर लंब है। तो हम लिख सकते हैं कोण ओबीएस बराबर 90 डिग्री, कोण ओबीएस बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोण ओएपी भी 90 डिग्री का है, कोण ओबीएस भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, कोण ओएपी बराबर कोण ओबीएस होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, पी क्यू और आर एस दो रेखाएं हैं, ठीक है, जिनको एक तिर्यक रेखा ए बी काट रही है, ठीक है। तो कोण ये वाला जो कोण ओएपी है और कोण ओबीएस, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, ठीक है। और ये बराबर है क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर हैं, तो और ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, क्योंकि पी क्यू और आर एस दो रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा ए बी काट रही है, तो ये वाला जो कोण है कोण ओएपी और कोण ओबीएस ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। और ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं, इसका मतलब एकांतर कोण बराबर है, ठीक है, एकांतर कोण बराबर है। और हम जानते हैं यदि एकांतर कोण बराबर हों तो वो दोनों रेखाएं जिनको तिर्यक रेखा काट रही है वो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। तो यहाँ पे वो दोनों रेखाएं कौन कौन सी, पी क्यू और आर एस, इसका मतलब पी क्यू और आर एस क्या होंगे, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। तो दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में कि पी क्यू और आर एस समांतर होंगी। तो हम कह सकते हैं अतः किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। तो इस प्रश्न में दोस्तों यही करना था, इससे हमारा प्रश्न हो जाता है समाप्त। हमने जो सिद्ध करने को कहा था वो सिद्ध कर दिया, ए बी जो व्यास है उसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी क्यू और आर एस समांतर है, पी क्यू आर एस के समांतर है। प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको सिद्ध कर लेते हैं, केंद्र ओ वाला एक वृत्त खींच लेते हैं पहले तो, ठीक है, केंद्र ओ वाला वृत्त खींच लिया। फिर एक बिंदु P ले लेते हैं वृत्त पर
और स्पर्शरेखा एक्स वाई खींच देते हैं। तो वृत्त पर एक बिंदु पी ले लिया और इस बिंदु पी से जाती हुई एक स्पर्शरेखा खींच दी हमने एक्स वाई। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को जो है विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ पर जो लंब जाता है स्पर्शरेखा से वो जो है केंद्र ओ से होकर नहीं जाता, फिर हम उसको गलत साबित कर देंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि बिंदु P से स्पर्शरेखा XY पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता। O से होकर नहीं जाता तो किसी अन्य बिंदु M से होकर जाता है। ठीक है, ये हम मान लिया, ये हमने माना है। ठीक है, अब हम इसको गलत साबित करेंगे और फिर हम सिद्ध करेंगे कि ये लंब जो है केंद्र O से होकर ही जाता है। ठीक है, परंतु अभी हमने मान लिया है कि लंब जो XY से जा रहा है वो O से होकर नहीं जा रहा, किसी अन्य बिंदु M से होकर जाता है। ठीक है, तो MP लंब हो गया XY पर। ठीक है, ये हमने माना है। ठीक है, तो कोण MPY ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ये हमारे मानने के अनुसार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, O और P को मिला देते हैं। ठीक है, स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाकर एक जो है एक रेखा खींच दी हमने, एक किरण खींच दी। ठीक है, जो केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों, प्रमेय 10.1 में हमने सिद्ध किया था कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ओपी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, और ये स्पर्शरेखा एक्स वाई पर लंब होगी, तो हम कह सकते हैं ओपी लंब होगी एक्स वाई पर। अगर ओपी एक्स वाई पर लंब है प्रमेय 10.1 के अनुसार, तो कोण ओपी वाई, कोण ओपी वाई क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो कोण ओपी वाई होगा 90 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों कोण एम पी वाई 90 डिग्री है और कोण ओ पी वाई भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो हमने लिख दिया कोण ओ पी वाई बराबर कोण एम पी वाई। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, देखो पी वाई तो रेखा दोनों में कॉमन है, सेम है। ठीक है, इसका मतलब जो है ओ पी और एम पी, ठीक है, ये जो रेखाएं हैं ये संपाती होनी चाहिए। ठीक है, तो कोण OPY बराबर कोण MPY कब होगा, या तभी संभव है जब OP और MP संपाती रेखाएं हों। ठीक है, M और बिंदु O जो है वो संपाती नहीं कर रहे हम, MP रेखा जो है और OP रेखा जो है वो संपाती होंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर आ गए, कोण OPY बराबर कोण MPY आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि OP और MP संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, ठीक, संपाती रेखाएं मतलब एक के ऊपर एक जा रही है। इसका मतलब ये जो MP है ये यही लाल रेखा के ऊपर से ही जा रहा है, OP के ऊपर से ही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि MP और OP संपाती रेखाएं हैं। क्यों संपाती हैं, क्योंकि कोण OPY बराबर कोण MPY है। ठीक है, तो जब OP और MP संपाती हैं, ठीक है, तो हमने माना था कि जो है MP जो है लंब होगा XY पर। तो जो लंब MP है XY पर और MP और OP संपाती हैं, इसका मतलब जो लंब है, ठीक है, वो केंद्र O से होकर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, क्योंकि यहाँ पर MP और OP संपाती हैं। ठीक है, और हमने माना था कि जो MP है वो XY पर लंब है। ठीक है, तो XY पर जो लंब है और OP MP के संपाती है, इसका मतलब XY पर जो लंब है वो केंद्र O से होकर जाता है। तो हमने कह दिया था स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 6 में दोस्तों हमसे कहा गया है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। मान लेते हैं कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, बना लिया हमने। फिर हमें दिया गया प्रश्न में कि एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि ओ ए होगा 5 सेंटीमीटर। तो एक बिंदु ले लिया हमने ए, जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी एक स्पर्श रेखा है, तो हमने एक स्पर्श रेखा बना दी ए बी। ठीक है, और कहा गया है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ए बी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें प्रश्न में दे रखा है ए बी 4 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या, जो कि होगी ओ बी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों प्रमेय 10.1 में हमने सिद्ध किया था कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, कहाँ पर, स्पर्श बिंदु पर। ठीक है, तो बी स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पर जो त्रिज्या होगी ओ बी, वो स्पर्श रेखा ए बी पर क्या होगी, लंब होगी। तो ओ बी लंब होगा ए बी पर। ठीक है, तो ओ बी ए बी पर लंब होगा। ठीक है, ओ बी ए बी पर लंब हो गया तो त्रिभुज ओ बी ए क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज ओ बी ए ये डांस करता हुआ आ गया।
त्रिभुज ओबीए क्या हो गया हमारा, एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब अगर त्रिभुज ओबीए समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हम अपनी फेवरेट पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ओबीए में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारी कहती है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, लंब है यहाँ पर ओबी, तो लंब का वर्ग हो जाएगा ओबी का वर्ग, धन आधार का वर्ग, आधार है हमारा एबी, तो धन ए बी का वर्ग हो जाएगा बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि ओ ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर कर्ण का वर्ग मतलब ओ ए का वर्ग। ठीक है, अब हमें निकालना तो ओ बी है। ठीक है, तो ओ बी के वर्ग को रखा बाईं तरफ, बराबर दाईं तरफ ओ ए का वर्ग पहले से ही है, और ये ए बी के वर्ग को भी हमने पहुंचा दिया दाईं तरफ, तो ये हो गया ऋण का ए बी का वर्ग। तो हमारा आ गया ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग। अब ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए कितना है दोस्तों, ओ ए है हमारा 5, यहाँ पर भी देख सकते हैं ओ ए है 5, तो ओ ए का वर्ग हो जाएगा 5 का वर्ग, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये है ए बी का वर्ग, ए बी कितना है दोस्तों 4, यहाँ पर भी देख सकते हैं ए बी 4 है, तो ए बी का वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग। अब तो बच्चों का खेल है दोस्तों, ओ बी का वर्ग बराबर आ गया 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। तो ओबी का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग होता है 5 गुणा 5 25, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 4 का वर्ग होता है 4 गुणा 4 16, तो ओबी का वर्ग कितना आ जाएगा 25 माइनस 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 9, तो ओबी का वर्ग आ गया 9। अब दोनों तरफ ले लेंगे अंडर रूट, ठीक है, या वर्गमूल, तो ओबी के वर्ग का अंडर रूट तो हो जाएगा ओबी बराबर लिख दिया हमने अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 होता है दोस्तों 3, तो ओबी आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओबी की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों 3 सेंटीमीटर, और ओबी क्या है हमारी त्रिज्या है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली, कितनी आ गई वृत्त की त्रिज्या ओबी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आसानी से हल कर लेंगे हम इसको। तो पहले तो आप समझिए कि संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। संकेंद्रीय वृत्त वो वृत्त होते हैं जिनका कि केंद्र कॉमन हो, ठीक है, उभयनिष्ठ हो, एक ही केंद्र वाले वृत्त, ठीक है, जिनका कि केंद्र जो है वो कॉमन हो। तो दोस्तों मान लेते हैं कि केंद्र ओ वाले दो वृत्त हैं, ठीक है, जिसमें एक वृत्त जो है उसकी त्रिज्या ओपी है 5 सेंटीमीटर की, तथा दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या ओ ए है 3 सेंटीमीटर की। तो हमने माना कि केंद्र ओ वाले 5 सेंटीमीटर ओपी तथा 3 सेंटीमीटर ओ ए त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। तो पहले तो हमने एक वृत्त बना लिया, बड़ा वृत्त, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है ओपी 5 सेंटीमीटर, वो बना ली। ठीक है, दूसरा संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरा वृत्त बना लिया हमने, संकेंद्रीय वृत्त है मतलब इसका केंद्र ओ ही रहेगा, इसकी त्रिज्या ओ ए कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बना लिया हमने। अब मान लेते हैं कि पी क्यू जो है वो बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। तो एक हमने जीवा खींच दी पी क्यू, ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा। ठीक है, तो ये बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या था, पी क्यू जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, पी क्यू जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, क्योंकि वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई निकल रही है पी क्यू। बड़े वृत्त की जीवा है पी क्यू और छोटे वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है। ओ और क्यू को मिलाइए, अब ओ और क्यू को भी मिला देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं प्रमेय 10.1 में हमने पढ़ा था त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ओ ए छोटे वृत्त की त्रिज्या है और पी क्यू छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसका मतलब ओ ए जो है वो लंब होगी पी क्यू पर, ओ ए जो है पी क्यू पर लंब होगी, क्योंकि ओ ए छोटे वृत्त की त्रिज्या है और पी क्यू छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ओ ए लंब होगा पी क्यू पर, हमने लिख दिया ओ ए लंब होगा पी क्यू पर। ठीक है, तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज ओ ए पी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज ओ ए पी ये एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसको हमने दिखा दिया। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम अपनी फेवरेट पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज ओएपी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर लंब क्या है दोस्तों, ओ ए है लंब, तो लंब का वर्ग हो जाएगा ओ ए का वर्ग, धन आधार क्या है दोस्तों, यहाँ पर आधार पी ए है, तो आधार का वर्ग हो जाएगा पी ए का वर्ग बराबर
कर्ण क्या है, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि ओपी। ठीक है, तो कर्ण के वर्ग की जगह लिख देंगे हम ओपी का वर्ग। तो दोस्तों हमने निकाल लिया है ओए का वर्ग धन पीए का वर्ग बराबर ओपी का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, ओए के वर्ग को ले जाएंगे दाईं तरफ, तो बाईं तरफ बच जाएगा पीए का वर्ग बराबर, दाईं तरफ ओपी का वर्ग पहले से ही है और ओए का वर्ग भी दाईं तरफ आ गया, तो ऋण का ओए का वर्ग हो गया। अब दोस्तों पीए का वर्ग बराबर ओपी का वर्ग। ओपी कितना है दोस्तों, यहाँ पर हमारा 5 है, तो ओपी 5 रख देंगे तो ओपी का वर्ग हो जाएगा 5 का वर्ग, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर है ओए का वर्ग। ओए कितना है दोस्तों, यहाँ पर हमारा 3 है, तो OA हो जाएगा 3, तो OA का वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग। अब बस इसको हल कर लेते हैं, तो PA का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 55 25, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। 3 का वर्ग हो जाएगा 3 गुणा 3 9, तो PA का वर्ग आ जाएगा 25 माइनस 9, 25 में से 9 को घटाएंगे तो मिलेगा 16, तो PA का वर्ग मिल गया हमें 16। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो PA के वर्ग का अंडर रूट हो जाएगा PA बराबर अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 होता है दोस्तों 4, तो PA आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PA का मान रख दिया हमने 4 सेंटीमीटर। दोस्तों अभी हमने निकाला था कि OA जो है वो PQ पर लंब है। ठीक है, ये त्रिज्या होती है, छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो OA PQ पर लंब है। तो देखो दोस्तों PQ के दो नाम हैं, छोटे वृत्त के लिए तो वो स्पर्श रेखा है और बड़े वृत्त के लिए वो जीवा है। ठीक है, जिसकी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं, हमने कक्षा 9 में पढ़ा है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो केंद्र है ओ, ये छोटे वृत्त का भी केंद्र है और बड़े वृत्त का भी केंद्र है, संकेंद्रीय वृत्त है। ठीक है, तो अगर हम बड़े वृत्त के सापेक्ष में बात करें, बड़े वृत्त के लिए बात करें, तो बड़े वृत्त के लिए जीवा है PQ। ठीक है, और केंद्र O से लंब है ये जीवा PQ पर, तो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका मतलब OA जो है वो PQ को समद्विभाजित करेगा, मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब क्या होगा कि PA जो है वो AQ के बराबर होगा, और PA कितना निकाला हमने 4 सेंटीमीटर, तो AQ भी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PA है 4 सेंटीमीटर, तो AQ भी आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों PQ कितना होगा, PQ ये पूरा PQ जीवा, ये होगा PA धन AQ। ठीक है, PA और AQ को जोड़ तो हमने लिख दिया PQ बराबर PA धन AQ। PA और AQ दोनों का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो रख देते हैं, तो PQ बराबर आ जाएगा 4 धन 4, 4 धन 4 आ गया, 4 धन 4 होता है 8, तो PQ बराबर आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PQ बराबर आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, PQ, क्योंकि PQ क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है, हमें बताना था बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, तो हम कह सकते हैं कि अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 8 में दोस्तों हमसे कहा गया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, देखिए आकृति 10.12। ठीक है, तो एक वृत्त के चारों तरफ एक जो है चतुर्भुज खींचा गया है ABCD। ठीक है, जिसकी की चारों भुजाएं जो है वृत्त को स्पर्श करती हैं। ठीक है, AB भुजा करती है P पर, BC करती है Q पर, CD करती है R पर और DA करती है S बिंदु पर। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि AB धन CD बराबर होगा AD धन BC के, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ये जो प्रश्न है प्रमेय 10.2 पर आधारित है। प्रमेय 10.2 में के वीडियो में हमने क्या सिद्ध किया था, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, बाएं बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक बाएं बिंदु से वृत्त पर, और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये हमने प्रमेय 10.2 के वीडियो में सिद्ध किया है। ठीक है, तो अब इस प्रमेय का उपयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए AP और AS। ठीक है, ये AP और ये AS। ठीक है, AP और AS, AP और AS वृत्त के बाह्य बिंदु A से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त का बाह्य बिंदु है A, यहाँ से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं AP और AS। ठीक है, इसका मतलब है प्रमेय 10.2 के अनुसार अब ये दोनों बराबर होंगी, तो AP और AS की लंबाई बराबर होगी। AP और AS की लंबाई बराबर लिख दिया हमने, इसे हम कह देंगे समीकरण 1। उसी प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिए BP और BQ वृत्त के बाह्य बिंदु B से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखो ये बिंदु B है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा BP खींची,
और दूसरी स्पर्शरेखा खींची हमने BQ। ठीक है, तो BP और BQ वृत्त के बाह्य बिंदु B से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं हैं, तो प्रमेय 10.2 से ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी, तो हम लिख सकते हैं BP बराबर BQ। ठीक है, BP और BQ आपस में बराबर होंगी, इसे हम कह देंगे दोस्तों समीकरण 2। तो दोस्तों अब फिर से प्रमेय 10.2 का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने यहाँ फिर से लिख दिया। CR और CQ वृत्त के बाह्य बिंदु C से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं हैं। बिंदु C वृत्त के बाहर स्थित है। यहाँ से हमने दो स्पर्शरेखाएं खींची वृत्त पर, CR और CQ। ठीक है, तो प्रमेय 10.2 से इन दोनों की लंबाइयां भी बराबर होंगी, तो हमने लिख दिया CR बराबर CQ। CR और CQ की लंबाई बराबर होगी, इसे कह देंगे दोस्तों हम समीकरण 3। इसी प्रकार दोस्तों DR और DS वृत्त के बाह्य बिंदु D से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं हैं। D बिंदु जो है वृत्त के बाहर है, यहाँ से हमने दो स्पर्शरेखाएं खींची DR और DS। ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर होंगी लंबाई में प्रमेय 10.2 से, तो हमने लिख दिया DR बराबर DS। ठीक है, DR और DS की लंबाई बराबर होगी, इसे कह देंगे दोस्तों हम समीकरण 4। हमने समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 4 चारों को लिख दिया। अब बस हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, यानी कि इन चारों समीकरण के बाईं तरफ को जोड़ देंगे आपस में, वो बराबर होगा जब इन समीकरण चारों समीकरण के दाईं तरफ को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए, समीकरण 1 का बाईं तरफ है AP, तो AP लिखा, फिर धन समीकरण 2 का बाईं तरफ है BP, धन BP लिखा, फिर समीकरण 3 का बाईं तरफ है CR, तो धन CR लिखा, फिर समीकरण 4 का बाईं तरफ है DR, तो धन DR लिखा, बराबर। अब दाईं तरफ को जोड़ देंगे चारों समीकरण के। पहले समीकरण का दाईं तरफ है AS, तो AS लिखा, फिर धन समीकरण 2 का दाईं तरफ है BQ, तो धन BQ लिखा, फिर धन समीकरण 3 का दाईं तरफ है CQ, तो धन CQ लिखा, फिर धन समीकरण 4 का दाईं तरफ DS है, तो धन DS लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए। देखिए AP धन BP, AP और BP इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो AP धन BP को हमने लिख दिया AB यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए CR धन DR। ठीक है, ये CR और DR इनको जोड़ देंगे तो ये CD के बराबर हो जाएगा, तो CR धन DR को लिख दिया हमने CD। ठीक है, फिर बराबर AS को AS लिखा, आखिरी में जो DS था उसको इधर लिया दूसरे नंबर पे, फिर BQ धन CQ को वैसे की वैसे लिख दिया, धन BQ धन CQ, बस DS को दूसरे नंबर पे लिख दिया। क्यों, आपको अभी समझ आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, AS धन DS। ठीक है, AS धन DS किसके बराबर होगा, AS और DS इन दोनों को जोड़ दें। ठीक है, तो ये AD के बराबर हो जाएगा, तो AS धन DS को हमने लिख दिया AD। ठीक है, उसी प्रकार देखिए BQ धन CQ, BQ धन CQ इन दोनों को जोड़ेंगे BQ और CQ को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, BC के, तो BQ धन CQ को लिख दिया हमने BC। ठीक है, बाईं तरफ AB धन CD था, तो बाईं तरफ को AB धन CD लिखा, बराबर हमारा आ गया AD धन BC। अब आप प्रश्न को देखिए, हमें क्या सिद्ध करना था, AB धन CD बराबर AD धन BC, वही हमने सिद्ध कर दिया, AB धन CD बराबर AD धन BC। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो हमने हमें सिद्ध करना था हमने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। प्रश्न 9 में दोस्तों हमसे कहा गया है, आकृति 10.13 में ये आकृति दे रखी है, XY तथा X', O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये XY है और ये X', है, ये दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं O केंद्र वाले इस वृत्त पर। ठीक है, जो कि बिंदु P और Q पर स्पर्श करती हैं, और स्पर्श बिंदु C पर, एक स्पर्श बिंदु C है इसी वृत्त पर, स्पर्श रेखा AB। ठीक है, ये AB स्पर्श रेखा खींची है, X को A पर, XY को A पर, तो XY स्पर्श रेखा को बिंदु A पर, ये बिंदु A है, और तथा X', को B पर प्रतिच्छेद करती है, X', ये है, इसको बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है ये वाला कोण AOB, ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। OC को मिलाइए, तो सबसे पहले O और C को मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे प्रमेय 10.2 का, जिसके बारे में हम प्रमेय 10.2 के वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं। क्या, Y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, AP और AC वृत्त के Y बिंदु A से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये बिंदु A है,
इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, AP और AC। ठीक है, तो ये दो स्पर्श रेखाएं प्रमेय 10.2 के अनुसार क्या होंगी, बराबर होंगी। तो AP बराबर होगा AC के, ये दोनों बराबर लंबाई की होंगी। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। उसी प्रकार दोस्तों BQ और BC वृत्त के बाह्य बिंदु B से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये देखिए B बाह्य बिंदु है वृत्त का, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची हमने BQ और BC। ठीक है, तो प्रमेय 10.2 के अनुसार ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं BQ बराबर BC, BQ और BC आपस में बराबर होंगे। इसे मान लेंगे दोस्तों समीकरण 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिभुज APO, ये वाला जो त्रिभुज है जिसे हमने लाल रंग से दिखाया है, त्रिभुज APO और त्रिभुज ACO, ये वाला त्रिभुज जिसे हमने पीले रंग से दिखाया है। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दीजिए, AP बराबर AC, समीकरण 1 में हमने निकाला था अभी AP बराबर AC है। ठीक है, तो हमने लिख दिया समीकरण 1 से AP बराबर AC है। ठीक है, और PO बराबर CO, PO ये और CO ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये इस वृत्त की त्रिज्या है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है दोनों, तो आपस में बराबर होंगे PO और CO। OA बराबर OA तो OA के बराबर ही होगा, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अब AP और AC साइड है, भुजा है, तो S लिख दिया। PO और CO भुजा है, तो साइड के लिए S लिख दिया। OA भुजा है, तो साइड के लिए S लिख दिया। अब SSS के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो हमने लिख दिया त्रिभुज APO सर्वांग सम है त्रिभुज ACO के, किस नियम से, SSS के नियम के द्वारा। क्रम कैसे लिखते हैं, तीनों भुजाओं का पहला पहला अक्षर पकड़ लो। तो APO त्रिभुज APO सर्वांग सम होगा, दाईं तरफ भी वैसे ही करेंगे। ACO पहला पहला अक्षर पकड़ लेंगे, जिसे लाल रंग से दिखाया हमने। तो त्रिभुज APO सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACO के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे आपस में। अब हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में CPCT कहते हैं। ठीक है, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले अक्षर को अंतिम में ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, POA, तो कोण POA बराबर होगा, दाईं तरफ भी वैसे ही करना पड़ेगा, पहले अक्षर को अंत में ले जाएंगे, कोण COA के। तो कोण POA बराबर होगा कोण COA के। कोण POA ये वाला कोण है, कोण COA ये वाला कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण POA बराबर आ गया कोण COA, इसे मान लेंगे समीकरण 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं त्रिभुज BQO। ठीक है, ये वाला है त्रिभुज BQO जिसे लाल रंग से दिखाया है, और त्रिभुज BCO। ठीक है, ये ऊपर वाला त्रिभुज है BCO जिसे हमने दिखाया है पीले रंग से। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दीजिए दोस्तों, BQ बराबर BC, BQ बराबर BC समीकरण 2 से निकाला था हमने, तो हमने लिख दिया BQ बराबर BC समीकरण 2 से। तो BQ और BC आपस में बराबर है। ठीक है, फिर QO बराबर CO, QO ये है और CO ये है हमारा, ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो QO बराबर CO होगा, कारण लिख दिया एक ही वृत्त की त्रिज्या है। फिर OB तो OB के बराबर ही होगा, OB ये है, OB OB के बराबर ही होगा, उभयनिष्ठ भुजा है। अब ध्यान दीजिए BQ और BC भुजा है, तो साइड के लिए S लिख दिया। QO और CO ये भी भुजा है, तो साइड के लिए S लिख दिया। OB और OB भुजा है, तो साइड के लिए S लिख दिया। अब SSS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो हमने लिख दिया, क्रम क्या होगा, भुजाओं का पहला पहला अक्षर पकड़ लेते हैं। तो BQO लाल रंग से दिखाया है, तो त्रिभुज BQO सर्वांग सम होगा, लाल रंग से देखिए पहला पहला अक्षर BCO, त्रिभुज BCO के, किस नियम से, SSS के नियम के द्वारा। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, यानी कि संगत कोण भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण QOB बराबर कोण COB। कैसे, देखो पहले अक्षर को अंत में ले जाओ बस, तो QO अंत में आ गया भी, तो कोण QOB बराबर, दाईं तरफ भी वही करना पड़ेगा, पहले अक्षर को अंत में ले जाएंगे तो आ जाएगा COB। तो कोण QOB बराबर होगा कोण COB के, किस नियम से, CPCT के नियम से, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण QOB ये वाला कोण है, कोण COB ये वाला कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, इसे हम कह देंगे दोस्तों समीकरण 4। कोण QOB बराबर कोण COB को कह दिया हमने समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 को हमने लिख लिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं, ये प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है वो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और देखिए पीओ और ओ क्यू क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो पी क्यू क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा, पीओ त्रिज्या है और ओ क्यू भी त्रिज्या है। ठीक है, और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है समांतर है, इसका मतलब पी क्यू क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा,
इसका मतलब पीओ क्यू क्या होगा, एक सरल रेखा होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि पीओ क्यू जो है वो एक सरल रेखा होगी। ठीक है, पीओ की जो है एक सरल रेखा होगी। ठीक है, तो अगर एक पीओ की एक सरल रेखा होगी तो इसके एक तरफ के सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण पीओए, ये वाला कोण, कोण पीओए, धन कोण सीओए, ये वाला कोण, कोण सीओए, धन कोण सीओबी, ये वाला कोण सीओबी। ठीक है, धन कोण क्यूओबी, ये वाला कोण। इन चारों कोणों का योग हमने लिख दिया 180 डिग्री के बराबर। कोण पीओए ये वाला, धन कोण सीओए ये वाला, धन कोण सीओबी लाल वाला, धन कोण क्यूओबी नीला वाला, बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, समीकरण 3 में है कोण पीओए बराबर कोण सीओए। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर आए थे समीकरण 3 में, तो कोण पीओए को हम लिख सकते हैं कोण सीओए। तो कोण पीओए को लिख दिया हमने कोण सीओए, धन कोण सीओए को धन कोण सीओए लिखा, धन कोण सीओबी को धन कोण सीओबी लिखा। समीकरण 4 में देखिए कोण क्यूओबी किसके बराबर है, कोण सीओबी के। कोण क्यूओबी और कोण सीओबी बराबर आए थे, तो समीकरण 4 से कोण क्यूओबी को हम लिख सकते हैं कोण सीओबी। तो हमने कोण क्यूओबी को लिख दिया कोण सीओबी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण सीओए धन कोण सीओए कितना हो जाएगा, 2 गुणा कोण सीओए, फिर धन का चिन्ह लगा दिया, फिर कोण सीओबी धन कोण सीओबी हो जाएगा 2 गुणा कोण सीओबी बराबर 180 डिग्री। दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लिया तो कोष्टक के अंदर क्या मिलेगा हमें, कोण सीओए धन कोण सीओबी बराबर 180 डिग्री है। अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों। अब यहाँ देखिए 2 गुणा कोण सीओए धन कोण सीओबी बराबर 180 डिग्री आ गया, तो ये है हमारा कोण सीओए। ठीक है, और ये है कोण सीओबी, कोण सीओए और ये है कोण सीओबी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे कोण को, तो हमें क्या मिलेगा, कोण एओबी मिलेगा, कोण एओबी। तो कोण सीओए धन कोण सीओबी को लिख दिया हमने कोण एओबी, तो हमारा आ गया 2 गुणा कोण एओबी बराबर 180 डिग्री। अब 2 को ले जाएंगे हम दाई तरफ बट्टे में, तो कोण एओबी आ जाएगा 180 डिग्री बटा 2। 180 डिग्री में 2 का भाग देंगे तो आएगा 90 डिग्री, तो कोण एओबी आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था कि कोण एओबी बराबर 90 डिग्री है, तो हमने सिद्ध कर दिया। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रश्न 10 में दोस्तों हमसे कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, फिर प्रश्न को हल करेंगे। मान लेते हैं कि केंद्र वाला एक वृत्त है, वो हमने बना लिया। ठीक है, फिर P एक बाह्य बिंदु है, P बाहर एक बिंदु ले लिया वृत्त के P। ठीक है, पी और पीबी जो है बाह्य बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो पी ए स्पर्श रेखा खींच ली हमने, जो वृत्त को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरी स्पर्श रेखा खींच ली पीबी, जो वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब हम ओ ए को मिला देते हैं और ओ बी को मिला देते हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा कोण पी। ठीक है, ये वाला कोण पी, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड पी ए और पीबी मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो इन दोनों रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है, ये है कोण ओ। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण पी धन कोण ओ बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ये दोनों कोण क्या होंगे, संपूरक होता है। देखिए फिर से समझिए, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि कोण पी का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है, कोण ओ, कोण का संपूरक होता है, यानी कि कोण पी और कोण ओ का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर देखिए ओ ए त्रिज्या है जो कि स्पर्श रेखा पी ए पर लंब है। ठीक है, यानी कि ये जो कोण ए है ये 90 डिग्री का होगा, तो हमने लिख दिया कोण ए बराबर 90 डिग्री। उसी प्रकार त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो ओ बी क्या है, त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा पीबी पर लंब होगा, तो हमने लिख दिया ओ बी लंब होगा पीबी पर, यानी कि कोण बी जो है वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हमने लिख दिया कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब दोस्तों हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और यहाँ पर देखिए ये चतुर्भुज ही है हमारा। ठीक है, ओ ए पी बी कह लें। ठीक है, ये चतुर्भुज ही है हमारा। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री, यानी कि देखिए कोण पी, ठीक है लिख दिया हमने, धन कोण बी,
ये वाला, धन कोण ओ ये वाला कोण, धन कोण ए ये वाला कोण, इन चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कोण पी को हमने कोण पी लिखा, धन कोण बी कितना है दोस्तों 90 डिग्री का, तो कोण बी की जगह लिख दिया 90 डिग्री। धन कोण ओ लिख दिया, धन कोण ए है, कोण ए कितना है दोस्तों हमारा 90 डिग्री का, नीचे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कोण ए की जगह लिख दिया 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब देखिए कोण पी धन कोण ओ लिख दिया, और 90 डिग्री धन 90 डिग्री हो गया 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। धन कोण कोण पी धन कोण ओ ये किसके बराबर होगा, देखो 180 डिग्री को हम ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऋण का हो जाएगा, दाईं तरफ 360 डिग्री पहले से ही है, 180 डिग्री और जाएगा तो ऋण का 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण पी धन कोण ओ आ गया हमारा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो कोण पी धन कोण ओ कितना जाएगा, 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 डिग्री। कोण पी धन कोण ओ आ गया 180 डिग्री, तो वही हमें सिद्ध करना था, कोण पी धन कोण ओ बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि दो कोण संपूरक होते हैं यदि उन कोण दोनों कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो, और यही हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों कोण संपूरक हैं। ठीक है, तो हमने सिद्ध कर दिया, कैसे, दोनों कोणों का योग आ गया 180 डिग्री, कोण पी धन कोण ओ आ गया 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो ठीक है, तो ये आ गया हमारा कोण पी धन कोण ओ बराबर 180 डिग्री, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, कोण पी धन कोण ओ बराबर 180 डिग्री, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 11 में दोस्तों हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। हम मान लेते हैं कि केंद्र O वाला एक वृत्त है, तो हमने एक केंद्र O वाला एक वृत्त बना लिया। फिर हम मान लेते हैं कि वृत्त के परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो एक ABCD समांतर चतुर्भुज बना लिया जो वृत्त के परिगत है, मतलब कि उसकी चारों भुजाएं जो हैं वो वृत्त को छू रही हैं। ठीक है, टच कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, स्पर्श कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज को बोलते हैं परिगत। ठीक है, तो वृत्त के परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि PQR और S वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज के स्पर्श बिंदु हैं। ठीक है, तो AB भुजा पर स्पर्श बिंदु है P, BC भुजा पर स्पर्श बिंदु है Q, CD भुजा पर स्पर्श बिंदु है R, और AD भुजा पर स्पर्श बिंदु है S। ये हमने मान लिया। ठीक है, अब दोस्तों हमें जो साबित करना है वो सिद्ध करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ये एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि इस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और हमें सिद्ध करना है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB और CD। ठीक है, तो हमने लिख दिया AB बराबर CD, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। क्यों, क्योंकि ये चतुर्भुज ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमने माना है। फिर दूसरी सम्मुख भुजाओं का युग्म कौन सा है, BC और AD। ठीक है, BC और AD आपस में बराबर होंगे, इसे दोस्तों हम मान लेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें प्रमेय 10.2 की आवश्यकता पड़ेगी। प्रमेय 10.2 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। आप हमारी प्रमेय 10.2 का वीडियो अवश्य देखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रमेय 10.2 का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए AP और AS वृत्त के वाय बिंदु A से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त के बाहर एक बिंदु A है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं AP और AS। ठीक है, तो प्रमेय 10.2 के अनुसार ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होंगी, तो हम कह सकते हैं AP बराबर AS होगा, AP और AS की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, इसे दोस्तों हम कह देंगे समीकरण 3। इसी प्रकार दोस्तों BP और BQ वृत्त के बाह्य बिंदु B से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। B जो है वृत्त का बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं BP और BQ। ठीक है, ये इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो प्रमेय 10.2 के अनुसार BP और BQ बराबर होंगे, तो हमने लिख दिया BP बराबर BQ, BP और BQ की लंबाई बराबर होगी। दोस्तों इसे मान लेंगे हम समीकरण 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब आप देखिए कि CR और CQ वृत्त के बाह्य बिंदु C से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। यह है बिंदु C,
इससे सी आर और सी क्यू दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। तो इस बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं वो प्रमेय 10.2 के अनुसार जो है बराबर होंगी। तो हम लिख देंगे सी आर बराबर सी क्यू, सी आर और सी क्यू की लंबाई बराबर होगी। दोस्तों इसे कह देंगे हम समीकरण 5। उसी प्रकार दोस्तों डी आर और डी एस वृत्त के बाह्य बिंदु डी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, बाहर एक बिंदु है डी, ठीक है। तो डी आर और डी एस इस बिंदु डी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं कहलाएंगी। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार डी आर और डी एस बराबर होंगे, बराबर लंबाई के होंगे। तो डी आर और डी एस बराबर लंबाई की स्पर्श रेखाएं होंगी। इसे कह देंगे दोस्तों हम समीकरण 6। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने समीकरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर, जोड़ने का मतलब है दोस्तों इनके बाईं तरफ को आपस में जोड़ेंगे और बराबर हो जाएगा इनका दाईं तरफ आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बाईं तरफ को जोड़ेंगे तो एपी धन बीपी, एपी धन बीपी धन सी आर धन डी आर, धन सी आर धन डी आर बराबर होगा किसके, ए एस धन बी क्यू, ए एस धन बी क्यू धन सी क्यू धन डी एस, धन सी क्यू धन डी एस के, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एपी धन बीपी, एपी और बीपी इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा। तो एपी धन बीपी को हम लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, हमने ए बी लिख दिया। उसी प्रकार ध्यान दीजिए सी आर धन डी आर, ये ऊपर सी आर और डी आर इन दोनों को जोड़ दें तो सी डी के बराबर आ जाएगा। तो सी आर धन डी आर को हम लिख देंगे सी डी, ठीक है, बराबर ए एस को ए एस लिखा, ये जो डी एस है इसको हमने पहले लिख दिया, तो ये हो गया ए एस धन डी एस, फिर बी क्यू धन सी क्यू को वैसे ही लिख दिया बी क्यू धन सी क्यू, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब ए बी धन सी डी को वैसे ही लिख दिया ए बी धन सी डी बराबर, अब देखिए ए एस धन डी एस, ठीक है, ए एस धन डी एस, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा ए डी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए डी, ठीक है, धन बी क्यू धन सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे, ठीक है, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, बी क्यू धन सी क्यू को बी सी, तो बी क्यू धन सी क्यू की जगह लिख देंगे हम बी सी। तो हमें मिल गया ए बी धन सी डी बराबर ए डी धन बी सी, ठीक है। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ए बी बराबर सी डी है और बी सी बराबर ए डी है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए बी को तो हमने ए बी लिखा, फिर धन का चिन्ह लगाया, सी डी को क्या लिख दिया ए बी। तो समीकरण 1 में देखिए सी डी किसके बराबर है, ए बी के, तो सी डी को हम लिख सकते हैं ए बी, फिर बराबर ए डी किसके बराबर है, समीकरण 2 में देखिए ए डी को हम क्या लिख सकते हैं बी सी, तो ए डी को हमने लिख दिया बी सी, फिर धन बी सी है तो धन बी सी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ए बी धन ए बी कितना हो जाएगा, 2 गुणा ए बी बराबर बी सी धन बी सी हो जाएगा 2 गुणा बी सी। अब बाईं तरफ 2 है और दाईं तरफ 2 है तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी बराबर बी सी। इसे दोस्तों हम कह देंगे समीकरण 7। हमने दोस्तों समीकरण 1, 2 और 7 को लिख दिया। अब समीकरण 1, 2 और 7 से क्या होगा, देखिए ए बी बराबर बी सी है समीकरण 7 में, देखिए तो ए बी बराबर बी सी लिख दिया, ठीक है। अब समीकरण 1 में देखिए ए बी सी डी के भी बराबर है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी होगा, ठीक है। अब समीकरण 2 में देखिए बी सी के बराबर क्या है, ए डी, ठीक है, तो बी सी बराबर ए डी होगा, तो यह आ जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाएं बराबर मिल गई हमको। चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाएं समान लंबाई की हो गई, और चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है हमारा, समांतर चतुर्भुज है। और हम जानते हैं दोस्तों कक्षा 9 में हमने पढ़ा है एक समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज कहलाता है। तो इसका मतलब एबीसीडी समांतर चतुर्भुज था, अब उसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो गई है, तो एबीसीडी क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। तो अतः एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि अतः किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। तो हमने लिख दिया अतः किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज जो है वो सम चतुर्भुज होता है, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रश्न 12 में दोस्तों हमसे पूछा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, ठीक है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है। इसके परिगत एक त्रिभुज खींचा है एबीसी, ठीक है, वृत्त के परिगत एक त्रिभुज है एबीसी। इसका मतलब क्या है कि ये जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं, ठीक है, यही मतलब होता है परिगत का, ठीक है। तो वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी खींचा गया है, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है वृत्त को स्पर्श करती हैं, यानी कि वृत्त की त्रिभुज
की तीनों भुजा जो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं कि रेखाखंड बीडी और डीसी, ठीक है, तो रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, ठीक है, डी स्पर्श बिंदु है जो बीसी को विभाजित करता है, की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बीडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और डीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, भुजाएं ए बी और एसी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो हमें त्रिभुज की भुजा ए बी और भुजा एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि भुजा एसी जो है वृत्त को बिंदु ई पर स्पर्श करती है। भुजा एसी ये है, ये वृत्त को जो जिस बिंदु पे स्पर्श कर रही है उसको मान लेते हैं बिंदु ई, ठीक है, और केंद्र ओ को और ई को जोड़ देते हैं, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि भुजा ए बी जो है वृत्त को बिंदु एफ पर स्पर्श करती है और केंद्र ओ और एफ को भी जोड़ देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं। मान लेते हैं कि ए की लंबाई x सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये जो ए है ये x सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए हम प्रयोग करेंगे प्रमेय 10.2 का। प्रमेय 10.2 क्या कहती है दोस्तों, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है। तो इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी और सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु सी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखो सी बिंदु क्या बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखा जा रही हैं, सी और सी डी, सी और सी डी जा रही हैं, ठीक है। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार एक बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो सी और सी डी की लंबाई बराबर होगी, तो सी बराबर सी डी होगा, ठीक है, सी और सी डी बराबर होंगे, और सी डी कह लें या डीसी कह लें, वो कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो दोनों 6 सेंटीमीटर के बराबर होंगे, तो दोनों की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। तो हमने लिख दिया सी को 6 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रमेय 10.2 का प्रयोग करके हम देखेंगे कि बी एफ और बी डी वृत्त के बाह्य बिंदु बी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। देखिए ये है बिंदु बी, यहाँ से दो स्पर्श रेखा जा रही है बी एफ और बी डी, ठीक है। अब प्रमेय 10.2 के अनुसार ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो बी एफ और बी डी की लंबाई बराबर होगी। बी डी या कह लें डी बी, ये कितना है हमारा बी डी 8 सेंटीमीटर, तो बी एफ बराबर बी डी होगा जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी कि बी एफ की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी एफ की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ए एफ और ए ई वृत्त के बाह्य बिंदु ए से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु है एक ए, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं ए एफ और ए ई, ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर होंगी, ठीक है, ए एफ और ए ई ये दोनों बराबर होंगी, क्यों, प्रमेय 10.2 से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए एफ बराबर ए ई होगा, और ए ई कितना एक्स है, तो ए एफ बराबर ए ई बराबर एक्स लिख दिया हमने, ठीक है, दोनों बराबर है, तो ए एफ कितना हो जाएगा, ए एफ भी हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ए बी की लंबाई कितने की बराबर होगी, देखो ए बी की लंबाई ए एफ धन बी एफ, ये दोनों की लंबाई के बराबर होगा, तो हमने लिख दिया ए बी बराबर ए एफ धन बी एफ। अब दोस्तों हमें पता है ए एफ कितना है एक्स, तो ए एफ की जगह रख देंगे एक्स, और बी एफ कितना है 8, तो बी एफ की जगह रख देंगे 8, तो ए बी आ जाएगा हमारा एक्स धन 8, ठीक है। उसी प्रकार ए सी, देखिए ए सी ये लंबाई कितनी होगी ए ई के बराबर धन सी, ए ई धन सी कर सकते हैं, ठीक है, तो ए सी बराबर लिख दिया हमने ए ई धन सी। अब देखिए ए ई कितना है एक्स है, तो ए ई की जगह लिख दिया एक्स धन सी कितना है 6, तो सी की जगह लिख दिया 6, तो ए सी आ गया एक्स धन 6। अब बीसी की लंबाई देख लेते हैं, बीसी की लंबाई कितनी होगी, बीसी की लंबाई होगी बीडी धन सीडी या डीसी, कुछ भी कर लें, ठीक है, तो हम लिख दिया बीसी बराबर बीडी धन सीडी, ठीक है। अब बीडी कितना है 8 है, तो 8 लिख दिया, धन सीडी या डीसी कितना है 6 है, तो 6 लिख दिया, तो 8 धन 6 हो जाएगा 14, तो बीसी आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर, तो बीसी की लंबाई आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई आ गई हमारी एक्स धन 8, ए सी की लंबाई आ गई हमारी एक्स धन 6, और बीसी की लंबाई आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज एबीसी है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन का सूत्र से। हीरोन के सूत्र के बारे में दोस्तों आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। कक्षा 9वीं में जो आपका अध्याय 12 था हीरोन का सूत्र, वहां पर हमने इसका सूत्र पढ़ा था कि कैसे त्रिभुज की तीन भुजाओं से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में हम तीनों भुजाओं को एबीसी मान लेंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जो ए बी भुजा है उसको ए मान लेते हैं, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए हो जाएगा एक्स धन 8। दूसरी भुजा है AC,
ठीक है, AC, इसको मान लेंगे B, तो B हो जाएगा x धन 6। तीसरी भुजा हो जाएगी हमारी BC, ठीक है, BC को मान लेंगे C, तो वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों हमें S निकालना होता है हीरोइन का सूत्र के लिए पहले, और S का सूत्र होता है A धन B धन C बटा 2। ठीक है, तो हमें A B C तीनों पता है, तो रख देंगे यहाँ पर। तो S हो जाएगा हमारा, A की जगह रख देंगे x धन 8, तो x धन 8 धन B की जगह रख देंगे x धन 6, तो धन x धन 6 धन C की जगह रख देंगे 14, तो धन 14 बटे 2। ठीक है, अब दोस्तों x धन x हो जाएगा 2x, 8 धन 6 हो जाएगा 14, और 14 धन 14 हो जाएगा 28, बटे में 2 है ही, यहाँ पर भी बटे में 2 है, क्योंकि a धन b धन c बटे 2 है। अब ऊपर 2x धन 28 में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो s बराबर हो जाएगा 2x में से 2 कॉमन लेंगे तो कोष्टक में आएगा x, 14 में से 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 28 में से 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 14, तो कोष्टक के अंदर आ जाएगा हमारा x धन 14। ठीक है, और बटे में 2 है, तो ऊपर 2 है और नीचे 2 है, बटे में आपस में कट जाएगा, तो s बराबर हमें मिल जाएगा x धन 14। अब दोस्तों हमने पढ़ा था हीरोइन के सूत्र में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट के अंदर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। तो ए बी सी तो हमें पता ही है, और s हमने निकाल लिया x धन 14, मान रख देते हैं अब। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एरिया ऑफ एबीसी बराबर अंडर रूट के अंदर s, ऐसे x धन 14, तो हमने x धन 14 लिख दिया, कोष्टक के अंदर s माइनस ए, तो s कितना है x धन 14, तो x धन 14 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। ए कितना है x धन 8, तो a की जगह लिख दिया x धन 8। फिर दूसरा कोष्टक, उसमें है s, तो s है x धन 14, तो x धन 14 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। b कितना है x धन 6, तो x धन 6 लिख दिया। फिर तीसरा कोष्टक, उसमें है s है x धन 14, तो x धन 14 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। c कितना है 14, तो 14 लिख दिया हमने। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अंडर रूट के अंदर x धन 14 को तो x धन 14 ही लिख दिया हमने। अब ये देखिए ये x है धनात्मक, और ये ऋणात्मक x है, ये आपस में कट जाएगा, और 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 6, तो हमने लिख दिया 6। ठीक है, ये वाला 6। ठीक है, फिर ये इस दूसरे कोष्टक में देखिए ये धनात्मक x है और ये ऋणात्मक x है, ये आपस में कट जाएगा, तो 14 माइनस 6 कितना बचेगा 8, तो हमने लिख दिया 8। ठीक है, अब तीसरे कोष्टक में देखिए यहाँ पर x धन 14 माइनस 14, तो 14 में से 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा x, तो हमने लिख दिया x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों हमारा, अंडर रूट के अंदर x धन 14 और 6 गुणा 8 कितना हो जाएगा 48, और गुणा x तो गुणा x लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सभी विमाएं हमें सेंटीमीटर में दे रखी हैं, सभी लंबाइयां सेंटीमीटर में दे रखी हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ठीक है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, ठीक है वो लिख दिया हमने, इसका प्रयोग अब हम आगे करेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, ओ ए को मिला देंगे। ठीक है, ओ ए को मिला दिया, ओ बी को मिला देंगे, ओ बी को मिला दिया, और ओ सी को मिला देंगे। ठीक है, इसको मिला दिया, रचना कर लिया हमने। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ओ डी, ये वाला ओ डी, और ओ ई, ये ओ ई, और ओ एफ, ये तीनों बराबर होंगे 4 सेंटीमीटर के, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें प्रश्न में 4 सेंटीमीटर। तो ओ डी, ओ ई और ओ एफ ये तीनों 4 सेंटीमीटर के होंगे। और दोस्तों हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब, या आधार गुणा ऊंचाई हम कहते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा लंब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओबीसी ये नीले रंग का त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधार 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ठीक है, तो 1/2 लिख दिया, आधार क्या होगा इसका दोस्तों बीसी, तो आधार हमने बीसी ले लिया, तो बीसी पर लंब क्या होगा ओडी। ठीक है, तो हमने लिख दिया त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार की जगह बीसी गुणा लंब की जगह ओडी। ठीक है, अब हम इनके मान रख देंगे, तो त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2, बीसी कितना है दोस्तों 8 धन 6 14, 14 है, गुणा ओडी, ओडी क्या है वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ओडी, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ओडी की जगह रख दिया हमने 4 सेंटीमीटर। अब 14 गुणा 4 हो गया 56, तो ये आ गया 1/2 गुणा 56, 56 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 28, तो त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं त्रिभुज ओएबी के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज ओएबी ये वाला त्रिभुज है बैगनी रंग वाला। ठीक है, इसमें हमने आधार मान लिया है एबी को। ठीक है, ये एबी आधार हो गया है।
ठीक है, तो इस आधार पर लंब क्या होगा, ओ एफ। ठीक है, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब यानी कि आधार ए बी गुणा लंब यानी कि ओ एफ। हम मान रख देते हैं, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 को 1/2 लिखा, ए बी कितना हो जाएगा x धन 8, तो ए बी है x धन 8 गुणा ओ एफ। ओ एफ क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ओ एफ की जगह रख देंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल आ जाएगा x धन 8 गुणा 2। इस 4 में ये 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, x गुणा 2 हो जाएगा 2x धन 8 गुणा 2 हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 2x धन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इसी प्रकार हम त्रिभुज ओएसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये है त्रिभुज ओएसी, लाल रंग से दिखाया है हमने। ठीक है, क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, तो यहाँ पे आधार हम ले लेंगे एसी। ठीक है, एसी को आधार ले लेंगे, तो एसी गुणा एसी पर लंब क्या होगा दोस्तों, ओई। ठीक है, अब इनके मान रख देते हैं, तो त्रिभुज ओएसी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। एसी का मान कितना होगा दोस्तों, एसी होगा एक्स धन 6, तो लिख दिया एक्स धन 6 गुणा ओई। ओई क्या, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओई जो है वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो ओई की जगह रख देंगे 4। अब इस 4 में से इस 2 का भाग देंगे तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो त्रिभुज ओएसी का क्षेत्रफल आ जाएगा एक्स धन 6 गुणा 2। अब इसको हल कर लेते हैं, तो त्रिभुज ओएसी का क्षेत्रफल आ जाएगा एक्स गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2x। एक्स गुणा 2 हो गया 2x, फिर धन 6 गुणा 2 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 2x धन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये पूरा जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने लिख दिया त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ओएसी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ओएसी का, तो इन तीनों के क्षेत्रफल का योग जो होगा वो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब दोस्तों मान रख देते हैं, ओबीसी के क्षेत्रफल का 28 है। ठीक है, तो देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज ओबीसी के क्षेत्रफल का मान रख दिया 28 धन त्रिभुज ओएबी के क्षेत्रफल का मान रख दिया 2x धन 16 धन त्रिभुज ओएसी के क्षेत्रफल का मान रख दिया 2x धन 12। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2x धन 2x हो गया 4x, 28 धन 12 हो गया 40 धन 16 हो गया 56, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 4x धन 56। अब इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो 4x में से 4 कॉमन लिया तो कोष्टक में क्या बचेगा, x धन 56 में से 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 14, क्योंकि 14 चौके होता है 56। अब दोस्तों हमने निकाला था थोड़ी देर पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अंडर रूट के अंदर x धन 14 गुणा 48 गुणा x सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी तरीके से जब हमने निकाला ये तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ के, तो अब हमारा आया 4 गुणा x धन 14, तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर x धन 14 गुणा 48 गुणा x ये किसके बराबर होगा, 4 गुणा कोष्टक के अंदर x धन 14 के। ठीक है, अब बहुत आसान हो गया दोस्तों, ये हमने निकाल लिया। अब अंडर रूट को हमें हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा x धन 14 गुणा 48 गुणा x बराबर, दाईं तरफ वर्ग लेंगे तो 4 का वर्ग गुणा x धन 14 का वर्ग। अब देखिए बाईं तरफ को तो हमने वैसे ही रख दिया, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और x धन 14 के वर्ग को लिख सकते हैं हम x धन 14 गुणा x धन 14। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो बाईं तरफ एक x धन 14 है और दाईं तरफ 2 बार है x धन 14, तो एक x धन 14 कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो हमें क्या बचेगा, 48x बराबर 16 गुणा x धन 14 ये मिलेगा, तो हमने लिख दिया 48x बराबर 16 गुणा x धन 14। अब दोस्तों 48 में 16 का भाग देंगे तो 3 रह जाएगा यहाँ पर, तो ये रह जाएगा 3x और ये 16 चला जाएगा, तो दाईं तरफ क्या रह जाएगा, x धन 14। अब इस x को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का x हो जाएगा, तो बाईं तरफ होगा 3x माइनस एक्स बराबर 14, दाईं तरफ से 14 रह जाएगा। अब 3x में से x घटाएंगे तो बचेगा 2x, तो 2x बराबर 14 आ जाएगा। ठीक है, अब 14 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 7। ठीक है, अब दोस्तों याद कीजिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भुजाएं ए बी और ए सी की लंबाइयाँ। ठीक है, ए बी की लंबाई कितनी है दोस्तों, ए बी की है एक्स धन 8, देखिए एक्स धन 8 है ए बी की लंबाई। अब हमने एक्स निकाल लिया तो मान रख देते हैं, तो ए बी हो जाएगा एक्स की जगह रख देंगे 7, 7 धन 8, 7 धन 8 होता है 15, तो ए बी की लंबाई आ जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर। तो एक तो ये उत्तर हो गया हमारा, ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो निकालना था। और क्या निकालना था, ए सी। ए सी कितना होगा दोस्तों, एक्स धन 6। ठीक है, एक्स हमने निकाल लिया 7। ठीक है, तो मान रख देते हैं,
तो AC बराबर हो जाएगा, x की जगह 7 रख देंगे तो 7 धन 6, 7 धन 6 होता है 13। तो AC की लंबाई आ जाएगी हमारी 13 सेंटीमीटर, तो वो भी निकाल लिया हमने। ये दोनों चीजें निकालनी थी, तो हमारा उत्तर क्या होगा, AB बराबर 15 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 13 में दोस्तों हमसे कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो दोस्तों पहले तो इस प्रश्न को समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण के बारे में कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। संपूरक कोण उन कोणों का योग होता है जो कि 180 डिग्री हो। जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन कोणों को हम कहते हैं संपूरक कोण, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें व्रत की बात की गई है, तो हम मान लेते हैं कि केंद्र O वाला एक व्रत है, ठीक है। केंद्र O वाला एक व्रत बना लिया। अभी प्रश्न को समझेंगे धीरे धीरे हम। फिर क्या कहा गया है, व्रत के परिगत बना चतुर्भुज, ठीक है। तो मान लेते हैं कि व्रत के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब बात आती है कि परिगत क्या होता है, ठीक है। परिगत का मतलब समझ लेते हैं। परिगत का मतलब है यहाँ पर कि व्रत के परिगत जो भी चीज खींची हमने उसकी सभी भुजाएं व्रत को स्पर्श करें। तो यहाँ पर व्रत के परिगत हमने चतुर्भुज खींचा है। चतुर्भुज में होती है 4 भुजाएं। इसका मतलब चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं जो है व्रत को स्पर्श करेंगी, ठीक है। अब व्रत को चारों भुजाएं चतुर्भुज ABCD की स्पर्श तो कर रही हैं, तो हम मान लेते हैं कि P Q R और S व्रत के परिगत स्पर्श चतुर्भुज के स्पर्श बिंदु हैं, ठीक है। तो A और B भुजा का स्पर्श बिंदु मान लेते हैं P, B और C भुजा का स्पर्श बिंदु मान लेते हैं Q, C और D भुजा का स्पर्श बिंदु मान लेते हैं R, और A और D भुजा का स्पर्श बिंदु मान लेते हैं S, ठीक है। स्पर्श बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर भुजा व्रत को स्पर्श करती है, ठीक है। इसके बारे में हम अध्याय 10 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारे अध्याय 10 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी और डी को केंद्र ओ से मिला देते हैं, ठीक है। तो शीर्ष ए को केंद्र ओ से मिला दिया, फिर शीर्ष बी को केंद्र ओ से मिला दिया, शीर्ष सी को केंद्र ओ से मिला दिया और शीर्ष डी को केंद्र ओ से मिला दिया, ठीक है। ये हमने रचना कर ली, ठीक है। अब हमें जो क्या सिद्ध करना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमें सिद्ध करना है वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, ठीक है। तो वृत्त के परिगत चतुर्भुज बना लिया कि आमने सामने की भुजाएं। अब यहाँ पर देखिए आमने सामने की बजाय कौन कौन सी, ए बी और सी डी है और बी सी और ए डी है। तो पहले हम ए बी और सी डी की बात कर लेते हैं कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। इसका मतलब है कि ए बी और सी डी जो आमने सामने की भुजाएं वो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करेंगी। ए बी केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित कर रही है, ए बी जो है केंद्र पर कोण एओ बी अंतरित कर रही है, जैसे हमने लाल रंग से दिखाया है, ठीक है। और सी डी केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित कर रही है, सी डी सीओ डी कोण अंतरित कर रही है, जिसको हमने लाल रंग से दिखाया है, ठीक है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, या हमें सिद्ध करना है ये दोनों कोण संपूरक कोण होंगे। ये दोनों कोण संपूरक कोण होंगे, इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हमें सिद्ध करना है कोण एओबी धन कोण सीओडी बराबर 180 डिग्री होगा। चतुर्भुज में दो भुजाएं और हैं, एडी और बीसी, ये भी आमने सामने की भुजाएं हैं। तो एडी जो भुजा है वो कौन सा कोण बना रहा है केंद्र पर, कौन सा कोण अंतरित कर रहा है केंद्र पर, ठीक है, कोण एओडी, जिसे हमने हरे रंग से दिखाया है। और बीसी भुजा कौन सा कोण बना रही है केंद्र पर, कोण बीओसी, जिसे हमने हरे रंग से दिखाया है। तो प्रश्न के अनुसार ये दोनों कोण, कोण एओडी और कोण बीओसी संपूरक कोण होंगे। संपूरक कोण होंगे मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण एओडी धन कोण बीओसी, ये दोनों हरे कोण जो हैं वो 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो ये था प्रश्न कि हमें क्या दिया गया है और हमें क्या सिद्ध करना है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो हमें आवश्यकता होगी वो होगी प्रमेय 10.2 की। प्रमेय 10.2 का हमारे एक अलग से वीडियो है, उसे आप अवश्य देखें। उस वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो अब हम इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो आइए दोस्तों प्रमेय 10.2 का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, एपी और एएस वृत्त के बाह्य बिंदु ए से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त का बाह्य बिंदु ए हो गया, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं एपी और एएस, ये दो स्पर्श रेखाएं होंगी, ठीक है। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार एपी और एएस की लंबाई बराबर होगी। एपी और एएस बराबर लंबाई क्यों होंगे, क्योंकि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो एपी और एएस बराबर होंगे, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। उसी प्रकार दोस्तों बीपी और बीक्यू वृत्त के बाह्य बिंदु बी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। बी जो है वृत्त का बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखा जा रही है बीपी और बीक्यू, ठीक है। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार ये दोनों बराबर होंगी, बीपी बराबर बीक्यू होगा।
इसे दोस्तों हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक इसी प्रकार दोस्तों सी आर और सी क्यू वृत्त के बाह्य बिंदु सी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। सी जो है वृत्त का बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं सी आर और सी क्यू। ठीक है, सी आर और सी क्यू, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। प्रमेय 10.2 से सी आर बराबर सी क्यू होगा। ठीक है, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी आपस में। इसे हम कह देंगे दोस्तों समीकरण 3। ठीक इसी प्रकार दोस्तों डी आर और डी एस वृत्त के बाह्य बिंदु डी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। डी जो है वृत्त का बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं डी आर और डी एस। तो प्रमेय 10.2 के अनुसार ये दोनों आपस में बराबर होंगी, डी आर बराबर डी एस होगा, दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। इसे कह देंगे दोस्तों हम समीकरण 4। हमने दोस्तों समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 को लिख लिया। अब स्पर्श बिंदुओं P, Q, R और S को केंद्रों से मिलाइए। तो स्पर्श बिंदु P को केंद्रों से मिला दिया, फिर स्पर्श बिंदु Q को केंद्रों से मिला दिया, स्पर्श बिंदु R को केंद्रों से मिला दिया और स्पर्श बिंदु S को केंद्रों से मिला दिया। ठीक है, अब बात कीजिए त्रिभुज APO और त्रिभुज ASO में। ठीक है, तो त्रिभुज APO ये वाला त्रिभुज है जिसे हमने नीले रंग से दिखाया है, और त्रिभुज ASO ये वाला त्रिभुज है जिसे हमने बैंगनी रंग से दिखाया है। इन दोनों त्रिभुजों में को हम सर्वांगसम करेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए AP बराबर AS, AP और AS समीकरण 1 में हमने बराबर निकाला था, तो हमने लिख दिया AP बराबर AS समीकरण 1 से। ठीक है, AP और AS दोनों बराबर थे, बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं ए से। ठीक है, तो AP बराबर AS हो गया हमारा समीकरण 1 से। भुजा है तो साइड के लिए S लिख दिया। फिर PO बराबर SO, PO और SO ये बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और ये भी भुजा है, तो भुजा के लिए साइड के लिए S लिख दिया। फिर बात आती है OA बराबर OA, OA तो OA के बराबर ही होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ एक ही भुजा है ये तो। ठीक है, और ये भी भुजा है तो साइड के लिए S लिख दिया। अब SSS के नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। ठीक है, तो हम SSS के नियम से दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम लिख सकते हैं। ठीक है, क्रम की बात कर लेते हैं। तो क्रम क्या होता है, अगर SSS का नियम लगा है तो तीनों भुजाओं के पहला पहला अक्षर पकड़ लेंगे। तो APO जिसे लाल रंग से दिखाया हमने, तो त्रिभुज APO सर्वांगसम होगा, दाईं तरफ भी पहला पहला अक्षर जो लाल रंग से दिखाया हमने ASO, तो त्रिभुज APO सर्वांगसम होगा त्रिभुज ASO के। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। अगर संगत भाग बराबर है मतलब कि संगत कोण भी बराबर होंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं CPCT। तो CPCT के नियम से कोण AOP बराबर होगा कोण AOS के। अब कैसे, देखो पहले अक्षर को तो पहले लिख दिया A को, और फिर दूसरे तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया, तो ये हो गया कोण AOP। ठीक है, तो दाईं तरफ भी वैसे ही करना पड़ेगा, तो पहला अक्षर A है तो A को ऐसे ही लिख दिया, SO को आपस में बदल देंगे तो हो जाएगा OS। तो कोण AOP बराबर हो जाएगा कोण AOS, कोण AOP बराबर कोण AOS। कोण AOP ये वाला कोण है और कोण AOS ये वाला कोण है। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, कोण AOP बराबर मिल गया हमें कोण AOS। इसे दोस्तों हम कह देंगे समीकरण 5। इसी विधि से दोस्तों अब हम देखेंगे त्रिभुज BPO और त्रिभुज BQO में। ठीक है, तो ये वाला जो है वो ये है त्रिभुज BPO नीला वाला, और बैगनी वाला है त्रिभुज हमारा BQO। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे, कैसे वो देख लेते हैं। BP बराबर BQ, देखिए समीकरण 2 में BP बराबर BQ हमने निकाला था, तो हमने लिख दिया BP बराबर BQ समीकरण 2 से। BP और BQ आपस में बराबर होंगे, और ये भुजा है तो साइड के लिए S लिख दिया। फिर PO बराबर QO, PO और QO क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, तो हमने लिख दिया कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो आपस में बराबर होंगी। तो ये भी भुजाएं हैं तो S लिख दिया साइड के लिए। फिर OB तो OB के बराबर होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो OB OB के बराबर हो गया। ठीक है, ये भी भुजा है तो S लिख दिया साइड के लिए। तो अब SSS के नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम, तो हमने लिख दिया SSS के नियम से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। क्रम क्या होगा, SSS का नियम लगा है भुजा 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 का, तो तीनों भुजाओं का पहला पहला अक्षर पकड़ लेते हैं, तो लाल रंग से दिखा रखा है हमने, तो BPO, तो त्रिभुज BPO सर्वांगसम होगा, दाईं तरफ भी पहला पहला अक्षर पकड़ लिए लाल रंग वाला, तो त्रिभुज BQO, तो त्रिभुज BPO सर्वांगसम होगा त्रिभुज BQO के। और तो ये दोनों त्रिभुज हो गए दोस्तों सर्वांगसम। और हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे हम लिखते हैं CPCT। तो इसका मतलब है इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होंगे। अब बात आती है क्रम की, कोण का क्रम क्या होगा। देखो पहला अक्षर तो वैसे ही रखा B, फिर दूसरे तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया, तो PO का हो गया OP, तो कोण BOP बराबर, दाईं तरफ भी वैसे ही करना पड़ेगा, पहला अक्षर वही लिखा B, फिर QO को आपस में बदल दिया तो हो गया OQ, तो कोण BOP बराबर आ गया हमारा कोण BOQ। ठीक है,
कोण बीओपी ये वाला कोण है लाल वाला, और कोण बी ओ क्यू हमारा है ये हरा वाला कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, इसे हम कह देंगे दोस्तों समीकरण 6। कोण बीओपी बराबर कोण बीओ क्यू को कह देंगे समीकरण 6। उसी प्रकार दोस्तों बात कर लेते हैं त्रिभुज सीआरओ और त्रिभुज सीक्यूओ में। ठीक है, तो ये है दोस्तों त्रिभुज सीआरओ, नीले रंग से दिखाया है हमने। ठीक है, और ये है हमारा त्रिभुज सीक्यूओ जिसे बैंगनी रंग से दिखाया है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, उसको हम देख लेते हैं कैसे। सी आर बराबर सी क्यू, सी आर और सी क्यू बराबर है, हमने समीकरण 3 में निकाला था, तो हमने लिख दिया सी आर और सी क्यू आपस में बराबर है। ठीक है, भुजा है तो साइड के लिए एस लिख दिया। ठीक है, फिर आर ओ बराबर क्यू ओ, आर ओ और क्यू ओ ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो हमने लिख दिया एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और भुजाएं हैं तो साइड के लिए एस लिख दिया। फिर ओसी बराबर ओसी, ओसी तो ओसी के बराबर ही होगा, उभयनिष्ठ भुजा एक ही भुजा है ये, तो ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये भुजा है तो इसके लिए भी साइड के लिए एस लिख दिया। तो अब एस 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 के नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम, एस एस के नियम से। अब एस 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 के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो क्रम क्या होगा, तीनों भुजाओं का पहला पहला अक्षर पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो लाल रंग से दिखा रखा है हमने, तो हो जाएगा त्रिभुज सी आर ओ सर्वांग सम, दाईं तरफ त्रिभुज सी क्यू ओ के। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज हो गए हमारे सर्वांग सम, त्रिभुज सी आर ओ और त्रिभुज सी क्यू ओ। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, अर्थात संगत कोण भी बराबर होंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सीपीसीटी। तो सीपीसीटी से इनके संगत कोण बराबर होंगे। अब देखिए क्रम क्या होगा, पहला अक्षर तो वैसे ही लिखा सी, दूसरे तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया तो आर ओ का हो जाएगा ओ आर। तो कौन सी ओ आर बराबर, दाएं तरफ भी वही करना पड़ेगा, पहला अक्षर तो सी लिखा और आखिरी के दोनों अक्षरों को आपस में बदल दिया, तो क्यू ओ का हो गया ओ क्यू। तो कौन सी ओ आर बराबर कौन सी ओ क्यू, कौन सी ओ आर ये वाला कौन है जिसे हमने लाल रंग से दिखाया है, और कौन सी ओ क्यू ये वाला कौन है जिसे हमने हरे रंग से दिखाया है। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, कौन सी ओ आर बराबर कौन सी ओ क्यू, इसे कह देंगे हम समीकरण 7। अब दोस्तों त्रिभुज डीआरओ और त्रिभुज डीएसओ में। ठीक है, तो ये है त्रिभुज डीआरओ जिसे हमने नीले रंग से दिखाया है, त्रिभुज डीआरओ, और ये है त्रिभुज डीएसओ जिसे हमने बैगनी रंग से दिखाया है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, कैसे देख लेते हैं। डी आर बराबर डी एस समीकरण 4 से, समीकरण 4 में हमने निकाला था डी आर बराबर डी एस। ठीक है, समीकरण 4 में हमने निकाला था। ठीक है, तो डी आर और डी एस बराबर है। ठीक है, और ये भुजा है तो साइड के लिए एस लिख दिया। फिर आर ओ बराबर एस ओ, आर ओ और एसओ ये आपस में बराबर होंगे, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी आर ओ और एसओ, और ये भी भुजा है तो साइड के लिए एस लिख दिया हमने। फिर ओडी तो ओडी के बराबर ही होगा, क्योंकि ये एक ही भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो ओडी बराबर ओडी कारण उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब ये भुजा है तो साइड के लिए एस लिख दिया हमने। ठीक है, अब एस 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 के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब एस 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 के नियम से सर्वांग सम होंगे तो क्रम क्या होगा, तीनों भुजाओं का पहला पहला अक्षर जिसे हमने लाल रंग से पहले से ही दिखा रखा है, तो हो जाएगा त्रिभुज डी आर ओ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी एस ओ के। अब ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम, डी आर ओ और डी एस ओ, तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, अर्थात संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो सीपीसीटी कहते हैं अंग्रेजी में, तो सीपीसीटी से संगत कोण बराबर होंगे। क्रम क्या होगा, पहला अक्षर डी को तो वैसे ही लिखा, दूसरे तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिए, तो आर ओ को लिख देंगे हम ओ आर बराबर कोण, दाईं तरफ भी पहले अक्षर को वही लिखा डी, फिर एस ओ दूसरे तीसरे अक्षर को आपस में बदल देंगे तो हो जाएगा ओ एस। तो कौन डी ओ आर बराबर हो जाएगा कौन डी ओ एस के। कौन डी ओ आर है जिसे हमने लाल रंग से दिखाया है अभी, और कौन डी ओ एस है जिसे हमने हरे रंग से दिखाया है, ये दोनों कौन आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कौन डी ओ आर बराबर कौन डी ओ एस, इसे कह देंगे हम समीकरण 8। हमने समीकरण 5, 6, 7 और 8 को लिख लिया यहाँ पर। अब दोस्तों हम जानते हैं किसी भी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो बिंदु O पर बने सभी कोणों का योग भी 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिंदु O पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं, कोण AOS ये वाला कोण, कोण AOS। ठीक है, तो कोण AOS लिखा, धन कोण AOP ये वाला कोण AOP, कोण AOP। ठीक है, लिख दिया हमने। धन कोण BOP लिखा है, BOP ये वाला कोण है, कोण BOP। धन कोण BOQ लिखा है, BOQ ये वाला कोण है। धन कोण COQ लिखा है, COQ ये वाला कोण है। धन कोण COR लिखा है, COR ये वाला कोण है। धन कोण DOR लिखा है, DOR ये वाला कोण है। धन कोण DOS लिखा है, DOS ये वाला कोण है। ठीक है, सारे कोण हो गए, तो इन सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, लिख दिया हमने।
अब ध्यान दीजिए, जितने भी हरे रंग से हमने दिखाए हैं कोण, उनको हम बदलेंगे, ठीक है, किसी दूसरे कोण में। कैसे, देखिए, कोण एओएस, समीकरण 5 में देखिए कोण एओएस किसके बराबर है, कोण एओपी के, ठीक है। और हमने निकाला था कोण एओएस बराबर कोण एओपी, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो समीकरण 5 में जो कोण एओएस निकाला था कोण एओपी के बराबर, तो यहाँ पे कोण एओएस को लिख देंगे हम कोण एओपी, धन कोण एओपी लाल रंग से उसको वैसे रहेंगे कोण एओपी, धन कोण बीओपी को धन कोण बीओपी लिखा, फिर धन कोण बीओक्यू, ठीक है। अब बीओक्यू कोण समीकरण 6 में देखिए किसके बराबर था, बीओपी के, तो हम कोण बीओपी को लिख देंगे कोण बीओपी के बराबर, ठीक है। कोण बीओक्यू और कोण बीओपी आपस में बराबर थे, ठीक है, तो वो लिख दिया हमने, कोण बीओक्यू की जगह लिख दिया कोण बीओपी, समीकरण 6 से। समीकरण फिर कोण सीओक्यू, तो समीकरण 7 में देखिए कोण सीओक्यू किसके बराबर था, कोण सीओआर के, तो कोण सीओक्यू को हम लिख देंगे कोण सीओआर के बराबर, ठीक है। और ये हमारा आया भी था, कोण सीओक्यू और सीओआर बराबर आए थे कोण, ठीक है, तो कोण सीओक्यू को लिख दिया हमने कोण सीओआर के बराबर। फिर कोण सीओआर को कोण सीओआर लिखा, धन कोण डीओआर को धन कोण डीओआर लिखा, फिर धन कोण डीओएस, डीओएस समीकरण 8 में किसके बराबर आया था हमारा, कोण डीओआर के बराबर आया था, कौन डीओएस और कौन डीओआर आपस में बराबर आए थे, ठीक है। तो कौन डीओएस को हम लिख सकते हैं कौन डीओआर, तो कौन डीओएस को हमने लिख दिया कौन डीओआर, बराबर हो गया 360 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए, कौन एओपी धन कौन एओपी क्या हो जाएगा, 2 गुणा कौन एओपी, ठीक है। फिर कौन बीओपी धन कौन बीओपी कितना हो जाएगा, 2 गुणा कौन बीओपी, ठीक है। फिर धन कौन सीओआर धन कौन सीओआर, कौन सीओआर धन कौन सीओआर हो जाएगा 2 गुणा कौन सीओआर, फिर धन कौन डीओआर धन कौन डीओआर हो जाएगा 2 गुणा कौन डीओआर, बराबर दाईं तरफ 360 डिग्री पहले से ही है। अब इसको आगे हल कर लेते हैं दोस्तों। तो आप देखिए, कौन 2 गुणा कौन एओपी धन 2 गुणा कौन बीओपी, इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा, कौन एओपी धन कौन बीओपी। फिर बाकी के 2 कोणों को देख लेते हैं, 2 गुणा कौन सीओआर धन 2 गुणा कौन डीओआर, इसको मैं से भी 2 कॉमन ले लिया, तो कोष्टक में आ जाएगा कौन सीओआर धन कौन डीओआर, बराबर 360 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2 को तो 2 ही लिखा हमने, कौन एओपी धन कौन बीओपी, कौन एओपी धन कौन बीओपी, इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कौन एओबी बन जाता है, तो कौन एओपी धन कौन बीओपी को लिख दिया हमने कौन एओबी, ठीक है। धन 2 को 2 लिखा, कोष्टक के अंदर है कौन सीओआर धन कौन डीओआर, तो देखिए कौन सीओआर और कौन डीओआर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा कौन सीओडी, तो कौन सीओआर धन कौन डीओआर को लिख दिया हमने कौन सीओडी, बराबर में है 360 डिग्री। अब इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आएगा तो हमारा कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, कौन एओबी धन कौन सीओडी बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब 360 डिग्री में 2 का भाग देंगे इसका, तो बचेगा 180 डिग्री। बाईं तरफ क्या रह जाएगा, कौन एओबी धन कौन सीओडी, बराबर दाईं तरफ इस 360 डिग्री में इस 2 का भाग गया तो बचा 180 डिग्री, तो आ गया कौन एओबी धन कौन सीओडी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कौन एओबी ये वाला कौन है हमारा, और कौन सीओडी ये वाला कौन है, इन दोनों कोणों का योग आ गया हमारा 180 डिग्री। तो पहली चीज तो हमने सिद्ध कर दी, ए बी से बना कोण और सी डी से बना कोण, आमने सामने की भुजाओं से बना कोण संपूरक कोण है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम एडी और बीसी के लिए भी सिद्ध कर लेंगे, तो बिंदुओं पर बने सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। बिंदुओं पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोण एओडी हरे रंग से दिखाया हमने, कोण एओडी धन कोण बीओसी ये वाला कोण बीओसी, धन कोण एओबी और सीओडी, ठीक है, एओबी और सीओडी, इन चारों कोणों का योग करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। किसी भी बिंदु के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोण एओडी धन कोण बीओसी को तो वैसे ही लिख दिया हमने, धन कोण एओबी धन कोण सीओडी किसके बराबर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 180 डिग्री के, तो कोण एओबी धन कोण सीओडी को लिख देंगे हम 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। दाईं तरफ पहले से ही है, अब 180 डिग्री को ले जाएंगे हम दाईं तरफ, तो हमें मिलेगा कोण एओडी धन कोण बीओसी बराबर, दाईं तरफ 360 डिग्री पहले से ही है, और ये 180 डिग्री दाईं तरफ गया तो माइनस का 180 डिग्री हो गया। अब कोण एओडी धन कोण बीओसी कितना हो जाएगा, 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण एओडी धन कोण बीओसी आ गया हमारा 180 डिग्री। इसका मतलब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं यानी कि एडी और बीसी केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रही हैं, संपूरक कोण, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया 180 डिग्री आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम,
हमने सिद्ध कर दिया कोण एओबी धन कोण सीओडी बराबर 180 डिग्री और कोण एओडी धन कोण बीओसी बराबर 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। इतना ही है दोस्तों इस प्रश्न में, और हमने कह दिया इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।